हाँ हाँ, तो तुमको इतना टाइम काहे लग रहा है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम जैसे इसमें? ये बी का रूप है और ये भर्व का तीसरा रूप है कि नहीं है, सी सॉ सिन। तो ये बी प्लस भर्व थ्री अगर हमको मिल गया तो ये क्लॉज वन किस में मिल गया हमको, पैसिव में। यहाँ पे कहीं बी प्लस भर्व थ्री आपको दिख रहा है? अरे बी प्लस भर्व थ्री छोड़ो, बी तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, एक्टिव। मतलब ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक। इस पूरे सेंटेंस में क्लॉज की संख्या कितनी है, दो। एक क्लॉज किसमें है, पैसिव में, और एक क्लॉज किसमें है, एक्टिव में। क्लियर है, समझ में आ गया? अब आप सेंटेंस पहचान सकते हैं, क्लॉज पहचान सकते हैं पहले से, कौन सा हिस्सा एक्टिव है, कौन सा हिस्सा पैसिव है। चीजों को तोड़ के सेपरेट करके देखिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। बी का पहला यूज है। अब लिखते चलिए फटाफट, यहां से पढ़ाई यहां से स्टार्ट है। और समझ में नहीं आ रही तो पूछो और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रयास किया जाए समझने का। लिख ले, चलिए जा। बी प्लस नाउन प्रोनाउन, बी के बाद क्या क्या हो सकता है? ये पूरा है सेंटेंस। सेंटेंस हमेशा शुरुआत से लेकर फुल स्टॉप तक होता है, या साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो भी आप दे देंगे। सेंटेंस क्लियर हो गया? और चूना लगा लिए तो रोड पे बच के चलो, खैनी खाने वाला आएगा इसे नोच के बना लेगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हाँ, खैनी वाले बेचारे को तो चूना कैसे भी निकाल सकता है। सुनो राजेंद्र प्रसाद के बारे में, चूना नोच के खा रहे थे वो दीवार में से। हैं? और कैसे खराब हो गया, इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी तो? कहाँ चिल्ला रहे थे रात में, गार्ड का नौकरी कर रही है आजकल? तुमको बड़ा जानकारी है। छोटा बच्चा, तुम छोटे बच्चे पे चिल्ला रहे थे, छोटे बच्चे पे चिल्ला रही थी। ऊपर से तुम देखने में मासूम लग रहे, अंदर से तुम क्रूर व्यक्ति है जी।
इसलिए छोटे बच्चे पे ताकत दिखाए, गला खराब कर ले। अच्छा, कौन चिल्ला के खेलता है? मतलब बच्चा से कोई चिल्ला के हाँ बेटा है बेटा, कहीं से ऐसे कोई थोड़े खेलेगा जी है? अच्छा, किसका गला यहाँ खराब हुआ नॉर्मल बोलने से, बताओ? प्रॉब्लम है। चलो हो गया। अरे ऋतु, एक दो लाइन अपने से एक्स्ट्रा लिख रही है क्या? लिख ली? चलो ठीक है। अब समझिए, देखो, फिर फंडामेंटल को समझिए। देखिए, कभी भी ना किसी भी चीज को जब तक टिल आपका जॉब नहीं होता है, पढ़ाई के फंडामेंटल्स को मत छोड़िएगा। पढ़ाई का एक बेसिक फंडामेंटल नियम होता है, और पढ़ाने का वही बड़ा ट्रेडिशनल तरीका होता है। पहले चीजों को समझिए कि लिखा क्या गया, आपके सामने क्या है। हम सिंपल एक सिंबल आपके सामने देते हैं, ध्यान से देखो। इस सिंबल को आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? कोई भी? ये मैथमेटिक्स का सिंबल है, पहचानते हैं आप? और कोई नहीं पहचानते हैं? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब जो इसको पहचानता ही नहीं है, उसका तो कहानी पहले ही गोल है। उसको आप क्वेश्चन क्यों देंगे? क्योंकि उसको तो बेचारे को सिंबल ही पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर हम आपको ये वाला सिंबल देते हैं और आपको सिंबल का मतलब ही नहीं पता है कि करना क्या है, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब आप मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले आपको फंडामेंटल चीजें पढ़ाई जाती है। रियल नंबर कौन है, प्राइमरी नंबर कौन है, ऑड नंबर कौन है, इवन नंबर कौन है, रूट का मतलब क्या होता है, फिर मॉडुलस का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल चीजें जब क्लियर होती है तो आप मैथ को आगे जाकर बना पाते हैं। जैसे मैथ में ये सब चीजें हैं, वैसे ही इंग्लिश में सेंटेंस के अंदर का स्ट्रक्चर है। आज के बाद अगर आपको सेंटेंस मिलेगा तो आपको सीधे तौर पे पता चल जाएगा कि सेंटेंस कहां से कहां तक होता है, शुरुआत से लेकर सीधा अंत तक, जहां तक आपका फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन ये सब लगा हुआ है वहां तक। अब उसके बीच में क्लॉज की संख्या एक भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, हमको उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लॉज गिनने के लिए किसको गिनना होता है? वर्ब। जितना वर्ब उतना क्लॉज। अब जब वर्ब देखेंगे ही तो वहीं पे डिसाइड कर लेंगे कि वो एक्टिव स्ट्रक्चर में है या पैसिव स्ट्रक्चर में है। इतना स्ट्रक्चर हमारे पास क्लियर होते जाएगा। साथ में एक और नियम आपको पता है कि जितना भी हमारे हमारे पास क्लॉज रहेगा, उससे एक कम कौन रहेगा? कनेक्टर रहेगा। क्लॉज अगर 2 है तो कनेक्टर 1, क्लॉज अगर 3 है तो कनेक्टर 2, हमेशा उससे एक कम होके चलता है। अब ये सारा स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठा हुआ रहेगा, आप आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं। और ये सब वो चीज है जो आपको याद नहीं करना पड़ता है, वो दिमाग ऑलरेडी जज कर लेता है कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है, फंडामेंटल में चल रहा है। तो पहला रूल हमारे पास आया बी का, रूल 1। बी के ये हालात हैं, ये बी के बाद ये तत्व आ सकते हैं, इनको हम लोग देख लिए। अब आते हैं रूल 2। रूल 2 ध्यान से देखा जाएगा। रूल 2 आते हैं। रूल 2 कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी भाषा में एक वाक्य का संरचना होता है। जैसे जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और किसी भी भाषा का क्या, जब तक किसी भी थॉट का, किसी कॉन्सेप्ट का, किसी चीज का शेप पता नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा, उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सकता। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, आधा जिंदगी लोग का गुजर गया कि भाई साहब एटम का शेप कैसा है मालूम करने में। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, आपका बोर्स मॉडल देख लीजिए, वो सब क्या था? एटम का शेप कैसा है। लोगों को ये पता ही नहीं था कि एटम का शेप कैसा है। बहुत बाद में पता चला कि एटम गोल होता है, बाद में पता चला कि गोल नहीं होता है। तो शेप साइज पता करने में आधा समय चला गया। इंग्लिश को भी आप पढ़ रहे हैं या किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो आप उसका एक स्ट्रक्चर पता कीजिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर तो और भी होते हैं ना। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर का नाम आगे जाके आप टेंस में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है इंडिफिनिट। क्या मतलब होता है? इंडिफिनिट। समझना बउआ। अब हम आपको बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट। फ्यूचर का बात अलग होता है, बाद में देखेंगे। हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट। तो ये बताओ, ये वर्ब का फॉर्म तो फिक्स नहीं है, सिर्फ वर्ब लिखा गया है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। कौन कौन से फॉर्म प्रेजेंट में होते हैं? पहला और पांचवा, पहला और पांचवा। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर यही लिखें, बस वर्ब की जगह वर्ब 1 या वर्ब 5 कर दें, आगे सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? प्रेजेंट
इंडेफिनिट। समझ में आया? और अगर इसी स्ट्रक्चर में हम वर्ब के जगह वर्ब टू कर दें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? वेरी गुड। वर्ब टू क्या होता था? पास्ट। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। आप अगर ठीक से सोचो तो टेंस अलग से पढ़ने वाला चीज है ही नहीं, इसी चीज में बस वर्ब को चिपकाते जाएंगे, स्ट्रक्चर मेरे पास बनते जाएगा। तो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या था? इनडेफिनिट। अच्छा, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं है। देखो यहां सिर्फ वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब का कौन सा रूप है? वो निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनडिफिनिट। अब ये प्रेजेंट में आ गया तो नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इनडिफिनिट। ये पास्ट में आ गया तो नाम क्या हो गया? पास्ट इनडिफिनिट। स्ट्रक्चर तो आपके पास बन गया। उसी तरीका से एक और स्ट्रक्चर आपको दिया गया, आपको स्ट्रक्चर दिया गया बी प्लस वर्ब फोर। अच्छा अब बताओ, यहां वर्ब फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो इनडिफिनिट तो नहीं है, ठीक है, तो इसका नाम दिया गया कंटिन्यूअस। क्या नाम दिया गया? कंटिन्यूअस, क्योंकि वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा। तो इसका नाम दे दिया गया कंटिन्यूअस। और आपको ये भी पता है कि बी के बाद तो वर्ब फोर हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अब बताओ, अगर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना है तो ये तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं करेंगे, तो सारा दांव कहां चलेगा मेरा? बी पे। तो बी का प्रेजेंट में कौन कौन सा रूप होता है? वेरी गुड, अभी ना जस्ट पढ़ के आए हैं। अगर इसको इज एम आर कर देंगे तो ये कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर इसी बी को हम यहां से वाज या वर कर देंगे तो ये कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा? और कोई खास फर्क ही नहीं है, सेम वही नियम है, आगे सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, सोचना ही नहीं है। अब कोई हमसे पूछेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चीजें कितनी आसान है। आगे सब्जेक्ट रखना है, बीच में क्या रखना है? इज एम या आर। उसके बाद क्या रखना है? वर्ब फोर, और अंत में क्या रख देना है? ऑब्जेक्ट। जरा आप ऊपर वाले से मिलाओ, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, बस वर्ब की जगह क्या रख दिए हैं? इज एम आर प्लस वर्ब फोर। समझ में आया इसका नाम इंडेफिनिट क्यों था? क्योंकि वर्ब निश्चित नहीं था। यहाँ पे वर्ब क्या हो गया है? निश्चित। तो कभी भी अगर हमको बी प्लस वर्ब फोर मिल जाएगा तो इसका नाम क्या दे दिया गया ग्रामर में? कंटिन्यूअस। कल एक बात हम आपको बताए थे, हैव फैमिली पढ़ाते समय उसका नाम क्या दिया गया? परफेक्ट। हैव कहीं भी आएगा तो नाम क्या दे देंगे? परफेक्ट। तो बी प्लस वर्ब फोर का नाम क्या दे दिया गया? कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब अगर यहां पे हम जब लिखवा रहे थे तो हम चाहते थे यहाँ पे एक और चीज लिखवा सकते थे कि इसका नाम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां भी बताया जा सकता था। अच्छा, अभी रुको ध्यान से, अब एक और स्ट्रक्चर आपको देते हैं अगला। अब स्ट्रक्चर आपको दिया गया हैव फैमिली। हैव फैमिली, हैव फैमिली में कितना मेंबर? तीन, हैव, हैज और हैड। साथ में वर्ब का तीसरा रूप, ये तो आप कल भी पढ़ के आए हैं कि हैव फैमिली के बाद क्या लगता है? वर्ब का तीसरा रूप। इसका नाम क्या दिया गया था? परफेक्ट। वेरी गुड, इसका नाम क्या था? परफेक्ट। अब हमको बताओ, अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो क्या करेंगे? वर्ब थ्री तो फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हैव को क्या करेंगे? हैव या हैज। प्रेजेंट में दो ही ना रूप होता है, हैव या हैज। तो यहाँ पे लिख देंगे हैव अथवा हैज के बाद अगर आपको वर्ब थ्री मिल गया तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर इसी को पास्ट परफेक्ट लिखना होगा तो जाहिर सी बात है, चीजें बहुत आसान है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब थ्री रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। और ये सब बीच वाला हिस्सा है वर्ब वाला, सबके आगे क्या होगा? सब्जेक्ट, सबके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो टेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग याद करते थे, वास्तव में स्ट्रक्चर यही बन गया था, नाम उसका यहीं पे रखा गया था। सारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना है, मेन वर्ब को कहाँ रखना है। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अकेला वर्ब है, वर्ब का कोई फिक्स नहीं किया गया कि कौन सा रूप लगेगा, उसका नाम क्या दे दिया गया? इनडिफिनिट। ये इनडिफिनिट स्ट्रक्चर है। जब वर्ब फिक्स होते गया तो डिफिनिट हो गया। तो डिफिनिट में जब वर्ब फोर आएगा तो क्या नाम हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और जब वर्ब थ्री आएगा तो क्या नाम हो जाएगा? परफेक्ट। वास्तव में वर्ब थ्री वर्ब फोर अकेले नहीं आ रहा है, वर्ब फोर किसके साथ आ रहा है? बी के साथ, तो कंटिन्यूअस है। और वर्ब थ्री किसके साथ आ रहा है? हैव के साथ, तो वो क्या है? परफेक्ट है। दिमाग में गया नाम? नाम बड़ा काम का है, याद रखिएगा, फटाफट इसको लिख लीजिए। अब यहाँ बी कहां से आएगा आपको दिखा रहे हैं। ये बेसिक फंडामेंटल हमारे पास स्ट्रक्चर हो गए।
क्यों नहीं आ सकता है? आएगा, आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पैसिव। तो उस पर ये वाला नियम लागू ही नहीं होगा, वो इस दुनिया का चीज ही नहीं रहा, पैसिव। प्रताप कुमार की हालचाल? और रितु, ये तुम बैंगनी कलर का नाखून की हुई हो, ये तुम्हारा कलर से हुआ है कि नेल पेंट से लगी हो? अब इतना टाइम मिलता है तुमको? नहीं, करना चाहिए भी जरूरी। अब भाई ऑफेंसिव मत हो, कर सकती हो, तुम्हारा मौलिक अधिकार है। अब कौना दुखे तुम वहां बैठ के लिख रहे रे, मैं अच्छा खासा बेंच खाली है। ठीक है तो लिख। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ा जाए, अगले नियम पे आते हैं। और ये आराम से स्ट्रक्चर देखिए, समझ समझ के लिखिएगा, यहीं से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। स्ट्रक्चर याद थोड़ी करना पड़ता है, नाम सुनिएगा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी कोई इंडिफिनिट बोले मतलब वर्ब का फॉर्म डिसाइड करेंगे आगे वाले नाम से। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का, पास्ट है तो पास्ट का। फ्यूचर कभी भी टेंस का बेसिक फॉर्म नहीं होता, इसलिए फ्यूचर के यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, वो आगे देखेंगे जब आपका टेंस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, बी प्लस वर्ब फोर। अब बी अगर ईजेएमआर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर हैव प्लस वर्ब थ्री, हैव है तो परफेक्ट हो गया, बात खत्म। और हैव के बाद फिक्स क्या होता है, वर्ब थ्री। अब हैव हैज रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट। तीन ही स्ट्रक्चर हमारे पास था। अब ये तीन स्ट्रक्चर आप समझ गए, तीनों का नाम हम दे दिए, इंडिफिनिट दे दिए, कंटिन्यूअस दे दिए और परफेक्ट दे दिए। अब समझिएगा, नोट, समझने वाली बात है। एक आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझिए, जो व्यक्ति फंडामेंटल पढ़ के आया है उसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये दो नामों से मिलके बना है। किससे किससे मिलके बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। मतलब कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो चीजों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, जैसे क्लासरूम एक बेसिक वर्ड नहीं है, वो दो वर्ड को मिला के बनाया गया है, क्लास और रूम, तो क्या हो जाएगा, वो क्लासरूम हो जाएगा। ठीक है, समझा जाएगा। अब बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिख लेते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या पढ़ के आया अभी, परफेक्ट का मतलब लोग पढ़ के क्या है, जरा कॉपी पलटेगा तो दिखाई पड़ेगा, हैव फैमिली प्लस वर्ब थ्री है ना, पढ़ के आया परफेक्ट मतलब। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या पढ़ के आया है, बी प्लस वर्ब फोर। दोनों को अलग अलग लिख दिए, बिल्कुल जैसा नाम था वैसे ही लिख दिए, कुछ आगे पीछे नहीं किए। अब इस दोनों को मिला देना है, बीच में क्या लगा दिए, प्लस। आप गौर कीजिए, एक मेन वर्ब यहां दिख रहा है और एक मेन वर्ब यहां दिख रहा है। बट हमारा अगर एक वाक्य लिखना है तो उसमें एक ही मेन वर्ब होना चाहिए ना, एक वाक्य में, क्योंकि अगर दो वर्ब होगा तो दो क्लॉज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर तो हम एक का लिख रहे हैं, तो हमको कुछ करना होगा। ऐसे मौके पे सबसे दमदार चीज है बी। बी के ठीक पहले जो वर्ब होता है उसको बी अपने साथ मिला लेता है और एक नया शब्द तैयार करता है। ये बी है, ये वर्ब का तीसरा रूप है। याद कीजिए, तो बी का तीसरा रूप कौन सा था, बिन। बी का तीसरा रूप कौन सा था, बिन, लिखवाए थे अभी। अगर यहाँ पे हम बिन लिख दें, बिन लिख दें, आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा,
अगर हम यहाँ पे बिन लिख दें तो ये बी भी हो गया और वर्ब का तीसरा रूप भी हो गया, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर दिए और आगे क्या लगा दिए, हैव फैमिली, और अंत में क्या लगा दिए, वर्ब फॉर्म। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है, प्रेजेंट लिखना है, तो हैव की जगह क्या लिख देंगे, हैव या हैज। अगर हैव या हैज प्लस बिन प्लस वर्ब फोर कर देंगे तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर यहाँ पे हैड प्लस बिन प्लस वर्ब फोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारा स्ट्रक्चर तो आपके सामने बन गया, अपने आप स्ट्रक्चर बनाया गया था। और ध्यान दीजिए, बनाने में बी का बड़ा अच्छा योगदान है। हम क्या बोले थे कि वो 5 रूप जो है उसका, इज एम आर वाज वेयर, और बी इज बिन बीइंग और वाज, सॉरी बी वाज बिन बीइंग और इज, ये अपने आप आपको जरूरत फील होने लगेगा। यहाँ पे वो 5 रूप जानते थे, इसलिए इस दोनों को मिला के क्या लिख दिए, बिन। पूरे ग्रामर में कहीं पे भी अगर दो चीजें आपस में हमको मिलाना होगा, मर्ज करना होगा, देखेंगे बी कहाँ पे है, बी जहां भी होता अपने आगे वाले को अपने साथ क्या कर लेता है, मिला लेता है। ये ग्रामर का एक बैकअप प्लान है, वो एक ऐसा वर्ड है कि सामने वाले को अपने अंदर क्या करेगा, समाहित कर लेगा, उसका एक रूप को सामने लाके आपको दे देगा और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास बी फैमिली नहीं होता तो हम कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, और क्या नहीं बना पाते, परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। दोनों स्ट्रक्चर बनाने में किसका योगदान है, बी का योगदान है। तो 4 स्ट्रक्चर में से 2 स्ट्रक्चर कौन बनाता है, बी। ठीक है, समझे, लिख लीजिए इसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये बड़ा शांति का चीज है, इसको, ये जो पढ़ाई है इसको एकदम धीरे धीरे आराम से समझिए, दिमाग में एब्जॉर्ब कीजिए। ठीक है, एक वर्ड होता है इम्बाइब, इम्बाइब कीजिए इसको, ठीक है, ग्रहण कीजिए। इम्बाइब होता है लिक्विड को पीना, तो आराम सिप सिप करके पीजिए और धीरे धीरे समझिए कि हाँ हम सेल्फ से लिख सकते हैं या नहीं, ये क्षमता डेवलप होनी चाहिए। साइकोलॉजिकली ऋतु और प्रताप, दूसरा हाथ बेंच पे होना चाहिए, कॉपी पे। हाँ हाँ, अब गाल पे रख लो, तो स्टैंड लगा ले बढ़िया से, और उसके बाद ये सब प्ले स्कूल में सिखाया जाता है, दूसरा हाथ कहाँ लिखना है। गौरव समझ में आया, कसम से बोलेगा, आधा तो नींद में है रे तुम, पहले को बात बताओ, अभी भी बेहोश है, कितना सोएगा जीवन मेरे। चलिए आगे बढ़ा जाए, पहले हल्का सा फिर एकदम माइंड में इसको रिवाइज कीजिए, स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए। और आप थोड़ा सा हमारे भूतकाल की पढ़ाई को भी देखिए, बचपन से जो बचवा को पढ़ाया जाता है उसको रटवाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट, तो बेचारा बचपन से शोषित है, उसको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट का मतलब क्या है। सारा पढ़ाई हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं, बस ध्यान से आपको देना है, ठीक है, ध्यान से रिवीजन। रिवीजन में सबसे पहले एक चीज सबके ध्यान में होता है कि इंग्लिश का फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये सबको याद होता है। जो भी नया स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी से बनेगा, इसमें भी सब्जेक्ट बदलने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट बदलने वाला नहीं है, मतलब सारा परिवर्तन कहाँ होने वाला है, बीच वाले वर्ब में। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इनडिफिनिट। मतलब आपको आज के बाद दुनिया में कोई भी ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें एक ही वर्ब है, एक, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, इनडिफिनिट। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इनडिफिनिट। अब थोड़ा सा यहां पे आते हैं और हमको एक चीज बताइए, ही इज अ टीचर, इसमें कितना वर्ब था, एक। कौन सा वर्ब था, इज, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन डिफिनिट। इज वर्ब का 5वां रूप है ना जी, बी का 5वां रूप है ना, बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपने आप बन जाएगा। आई एम फाइन, ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन
डिफिनिट। लेकिन अगर हम सेंटेंस लिख दिए, ध्यान से देखा जाए, ही इज प्लेइंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं। अब दिक्कत का बात है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब आया और यहाँ पे दूसरा आया है। अब ये हो गया बी प्लस वर्ब फोर, तो अब ये क्या हो जाना चाहिए हमारे पास? कंटिन्यूअस, बी प्लस वर्ब फोर। अब कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इज के जगह आर होता, सॉरी इज के जगह वाज होता तो क्या हो जाता? पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आपको आ गया? ध्यान से, मतलब हमेशा जब दो वर्ब रहेंगे तो जो आगे वाला रहेगा वो डिसाइड करेगा प्रेजेंट है या पास्ट। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सबसे, हाँ बेटा, पांच रूप का बड़ी यूज हो उसका, उसका तो वो बाबूजी है। एक बात बताओ, सेंटेंस लिखते हैं, समझना सिर्फ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सही वर्ड है। अगर इस बिकम का हम कम गायब कर दें तो क्या बच रहा है? अरे वाक्य सही है कि नहीं है? सोचो, कोई बोलता है कि नहीं आई वांट टू बी अ डॉक्टर? अब उससे पूछिए कि बी का मतलब, तो मुंह सूख जाएगा। वो वही वाला बी है जो वहां बैठा हुआ है, वो अकेला शेर है, वो ग्रामर में बहुत काम करता है, वो मेन वर्ब का काम भी करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इट इज, इट कैन बी डन, बी आया, बी प्लस वर्ब थ्री आया, पैसिव है, बी आया ना, बी नहीं आता तो ये वाक्य नहीं बनता। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इसलिए इसको अभी चर्चा कम किए हैं, ये चर्चा कहाँ होगा? आगे ज्यादा चर्चा होगा। बस आप ये समझ गए कि बी प्लस वर्ब थ्री रहेगा तो क्या होगा? पैसिव होगा। और जहां पूरे ग्रामर में संतुलन गड़बड़ होगा दो चीजों का, तो संतुलन को ठीक करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। जैसे यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाना था, मेरा संतुलन गड़बड़ा रहा था, तो बीच में किसको लेके आए? बी को लेके आए, दोनों को मिला दिए। ये समझ गए? बाकी सारे रूप का इस्तेमाल अपने अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं फंडामेंटल, समझना। सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल में एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि घटना क्या हो रहा है। अब डेप्थ में चैप्टर पढ़ेंगे तो डेप्थ में उस चीज का और यूज आते जाएगा। पढ़ाई जो है वो लेयर में होता है, एक लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर है सबसे पतला लेयर होगा, ठीक है, उसको पहले पढ़िए। उसके बाद नीचे डेप्थ में जाइए तो हल्का सा और आपको मोटापा मिलेगा, और डेप्थ में जाइए, जितना जाते जाएंगे उतना चीजें एक्स्ट्रा सीखते जाएंगे, ठीक है। तो बस चीजों को गैदर करके इकट्ठा करते जाइए, चीजों को आप सीखते जाइएगा। चलो अब आते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान से आते हैं। अब इसमें, हाँ बता रहे थे, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इनडिफिनिट। इससे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट बना सकते हैं और पास्ट इंडिफिनिट बना सकते हैं, ठीक है। बस वर्ब के रूप को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस वर्ब पे क्या हो जाएगा? बोला जाए, उम्मीद कर रहा आप लोग बोलेंगे। कंटिन्यूअस में वर्ब पे क्या हो जाता है? बी प्लस वर्ब वन फोर, बी प्लस वर्ब फोर। प्रेजेंट पास्ट बना लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैव फैमिली प्लस वर्ब थ्री। हैव लिखते तो सिर्फ हैव मत समझिएगा, हैव का मतलब है हैव हैज या हैड। अब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? हैव हैज प्लस वर्ब थ्री, पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब थ्री। अब आपके पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो दो घटना, या तो आपको चीजें याद होंगी या याद नहीं होंगी तो अपने आप मिला लेंगे। मिला लेंगे तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो परफेक्ट मतलब क्या हो गया? हैव प्लस वर्ब थ्री, कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? बी प्लस वर्ब फोर। ये अभी दोनों आपस में मिल जाएगा और मिल के क्या बना देगा? बिन। तब इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फोर। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब ये हैव हैज रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? मतलब हमारा एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इस सभी स्ट्रक्चर में देखिए, क्या इस किसी स्ट्रक्चर में बी प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब सारा स्ट्रक्चर हम पैसिव में बनाए हैं कि एक्टिव में बनाए हैं? सारा स्ट्रक्चर कहां बना है? एक्टिव में बनाया है। जहां भी बी प्लस वर्ब थ्री मिल जाएगा वो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। एक पॉइंट क्लियर हुआ।
तो बी का यूज क्या क्या हुआ, अगर 2 मिनट बाद हमको अभी यहाँ पे बात करना होगा कि बी का यूज क्या क्या है, तो जरा याद करते हैं। बी का पहला यूज दिया गया, सबसे पहले अगर फंडामेंटल को देखते हैं तो बी के बाद क्या क्या हो सकता है, तो बी के बाद क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। बी के बाद क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। बी के बाद क्या हो सकता है, वर्ब 3, या बी के बाद क्या हो सकता है, वर्ब 4। सबसे फंडामेंटल में ये चीज आपको बता दिया गया। उसके बाद दूसरा कहा गया कि बी का यूज होता है जब वर्ब 3 और वर्ब 4 दोनों आएगा। इसमें खास बात बताया गया कि जब भी बी के बाद वर्ब 3 आएगा तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पैसिव होता है। दूसरा यूज बी प्लस वर्ब 3 क्या बनाता है, पैसिव बनाता है, ये ध्यान में आ गया। तीसरा, बी का यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने में, क्या बनाने में, स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर का चर्चा आया तो हम आपको एक्टिव के सभी स्ट्रक्चर पढ़ा दिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्टिव का सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा, बी प्लस वर्ब 3 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। बी के बाद क्या क्या आता था वो क्लियर हो गया। अब देखो वर्ब 4 कब आएगा देख लिए, वर्ब 3 कब आएगा देख लिए, एडजेक्टिव आएगा तो इंडिफिनिट बनता है देख लिए, नॉन प्रोनाउन आएगा तो क्या बनेगा, इंडिफिनिट बनेगा देख लीजिए। जैसे ही इज राम, ही इज राम में कितना वर्ब है, एक है, तो क्या है, इंडिफिनिट है। कौन सा इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फर्स्ट क्लास। तो बी, हाँ अच्छा, ही इज टॉल में कितना वर्ब, कहाँ मेन वर्ब है बेटा, नहीं ना बेटा, एक ही वर्ब है। जिस दुनिया के वाक्य में एक वर्ब है वो कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर होगा, इनडिफिनिट। क्या हो गया, इनडिफिनिट। अब वो इनडिफिनिट है, अब आप डिसाइड करो प्रेजेंट इनडिफिनिट है कि पास्ट इनडिफिनिट है। तो कौन सा इनडिफिनिट है, वो प्रेजेंट इनडिफिनिट। समझ में आ गया, ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझ गए हैं, माइंड में रखा जाएगा। डू के बाद वर्ब 1 लगेगा, हैव के बाद वर्ब 3 लगेगा, बी के बाद इतना घटनाक्रम लगेगा, ठीक है। बी के बाद जब वर्ब 4 आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। बी के बाद जब वर्ब 3 आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पैसिव, ठीक है। अब जब कंटिन्यूअस का बात आया तो सारा स्ट्रक्चर देख लिए हैं कि किसको इंडिफिनिट कहेंगे, किसको परफेक्ट कहेंगे, किसको कंटिन्यूअस कहेंगे। और परफेक्ट कल पढ़ लिए थे हैव का, कंटिन्यूअस आज पढ़ लिए, तो दोनों मिला के क्या बना दिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया है, क्लॉज पता है, सेंटेंस पता है, एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके पास डेवलप हो गया है। कल इतना पे कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, ये हो जाएगा हमारा। परसों हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया, परसों स्टार्ट करेंगे आपका मॉडल्स, ठीक है। ये कल इसका प्रैक्टिस चलेगा, तो हल्का से इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी बना लेंगे और कॉन्सेप्ट भी ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। घर पे जाके लिख भी लीजिएगा, फायदा होगा, ठीक है। चलो इसका हम बना ले पीडीएफ। और कल इंग्लिश का पीडीएफ बना था और मैथ का पीडीएफ बना था, टाइम नहीं मिला, ओके। उनको बोलना मिटाया मत कीजिए, हाँ? सेव हो जाने के बाद देखते हैं कि कहाँ गया, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा है। ओके रुको, बताते हैं कैसा। ये हो गया, चलो अब इसको हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। क्लीन हो गया, शुरुआत से हो गया। देखने के लिए होम पे जाने के लिए बोलना, फाइल व्यूअर में जाने के लिए बोलना, इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ से पिक्चर्स, कहीं है पिक्चर्स, बोलो। अच्छा गौर से देखो, समझना, यहाँ से सीक्वेंस देखो, 19821130 लिखा हुआ है, 10028 लिखा है, 228 ना। अब अगला बनेगा तो 229 बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 228, 229, 230 ऐसे बनते जाएगा। नहीं तो यहीं से होगा, बाकी सब हम डिलीट करते, डेली के डेली अलग अलग हो जाएगा। इसको आदमी खोले, बन गया, आज का पढ़ाई है, भेज देंगे, एक बार देख लेना, ठीक है। बनाने का देखो क्या होगा कि आदत अगर हो जाएगा ना, आदत, बस आदत का बात है, तो फिर टीचर अपने आप उसको बनाने लगेंगे। शुरुआत में आदत डलवा दो तुम लोग, भला, ठीक है, दुआ देगा लोग तुम लोग को, ठीक। तो मैथ का बन गया था। अब देखो आज हम इंग्लिश पूरा डिलीट कर दिए हैं, तो अब जो बनेगा वो मैथ का बनेगा। रीजनिंग वाले सर आएंगे, बोला रीजनिंग का बना। ए भाई तो चिल्लाते रहना, रुकिए, कहाँ मिटा रहे हैं, बोलना अचार डालेंगे,
ठीक है, चलो हम भी बोल देंगे